नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और ये ऐसे 30 प्रश्न हैं मित्रों जो कि आपके वाकई में आप जब इस वीडियो को देखोगे पूरा तो बिल्कुल पता चलेगा कि वाकई में आपका ये लेवल के अनुसार बनाया गया है, जो रीट का है उनके लिए। ठीक है, बाकी जो यूपी टेट और DSSSB वाले हैं उनके लिए भी ये प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना मित्रों, क्योंकि 30 प्रश्न है तो आपका एक प्रकार का टेस्ट रहेगा। इन 30 में से कोशिश करना कि आपका कितना स्कोर रहे। चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि DAT किसका मापन करता है? DAT किसका मापन करता है? ये ऐसे जो बहुत सारे होते हैं DAT वगैरह ना, इनका आपको फुल फॉर्म नाम करना है। ठीक है, तो DAT का होता है मित्रों D का डिफरेंशियल, A का एप्टीट्यूड और T का टेस्ट। डिफरेंशियल, डिफरेंस कहते हैं ना, डिफरेंस है ना विभेद या अंतर, तो विभेदी डिफरेंशियल है ना विभेदी। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड यानी होती है अभिसमता। ठीक है, विभेदी अभिसमता। और टी यानी टेस्ट, टेस्ट का होता है मित्रों परीक्षण, यानी कि विभेदी अभिसमता परीक्षण, यानी कि इसमें अभिसमता का मापन किया जाता है। ठीक है, अभिसमता यानी कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी अभिसमता टेस्ट नहीं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड यानी होता है अभिसमता। ठीक है, अब इसको बारे में मैं बता दूं आपको कि ये परीक्षण, इस परीक्षण में, यानी ये तो परीक्षण है, ठीक है, ये तो परीक्षण है, इसमें कुल आपको बता दूं 8 उप परीक्षण शामिल है। ठीक है, 8 उप परीक्षण शामिल है। किसने दिया था ये मित्रों? ये दिया था बिनेट ने, सिसोर ने और एक था वेसमैन। ठीक है, इन्होंने इस पर काम किया था, बिनेट, सिसोर और वेसमैन। तो मित्रों प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। एक नहीं बल्कि यहाँ 5-5 बुकों से बनाया गया निचोड़ है पूरा। दूसरा प्रश्न देखिए, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल बनाए गए हैं, यानी कि किताब से उठाए नहीं, बनाया है उल्टा पुल्टा पूरा। ठीक है, आपको कंफ्यूज भी करने के लिए ऐसे प्रश्न आएंगे। शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य होता है। अब ये प्रश्न शिक्षण विधियों क्या प्रश्न डाला सर, इसका उत्तर देखोगे तो पता चलेगा। शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना, सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। देखिए ज़्यादा बच्चे कौन सा लगाएंगे, इनमें से उपयुक्त दोनों लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बच्चे उपयुक्त दोनों लगाएंगे। मैंने ये पूछा भी है काफ़ी बच्चों से, उन्होंने यही बताया था उपयुक्त दोनों। ठीक है, और मुझे पता है यहीं पे जाओगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, एक तो होती है शिक्षण विधि और दूसरी होती है शिक्षण नीतियाँ। एक शिक्षण विधियाँ, दूसरी शिक्षण नीतियाँ। तो याद रखना, नीति में क्या आता है? लक्ष्य आता है, लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करना आता है, और विधियाँ उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो मतलब सीखने की परिस्थिति उत्पन्न कौन करेगी? नीतियाँ। और विधियों का क्या काम होगा? विधियों में किसी पाठ का प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाएंगे ताकि लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति हो। यानी कि विकल्प 1 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। उपयुक्त दोनों वहाँ पे नहीं होगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? बहुत ऐसे प्रश्न बिल्कुल बनाए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए भी। प्रश्न संख्या 3, वार्तालाप विधि जो कि बाल केंद्रित विधि है में वार्तालाप का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? वार्तालाप विधि ये क्या है मित्रों? बाल केंद्रित विधि है। वार्तालाप विधि में होता क्या है? शिक्षक और बालक दोनों ही क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। ठीक है दोनों वार्तालाप करते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको बता दूं ये जैसे एक तो होती है लोकतांत्रिक विधियाँ, लोकतांत्रिक या जिसे जनतांत्रिक बोलते हैं, यानी कि जिसमें बालक प्रधान होती है। ठीक है, और दूसरी होती है मित्रों प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियाँ, यानी कि जिसमें शिक्षक प्रदान होती है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक का ही उदाहरण है। प्रभुत्ववादी में शिक्षक प्रदान होगा, बालक गौण होगा। ठीक है, शिक्षक प्रदान तो ये नहीं है यहाँ पे ये है। तो नीतियाँ, शिक्षण नीतियाँ या शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक और प्रभुत्ववादी। ये लोकतांत्रिक, इसमें वार्तालाप विधि में देखो कुल प्रकार से आपको बता दूं, वार्तालाप विधि के 3 प्रकार बताए गए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो एक तो होता है औपचारिक वार्तालाप, ये तो बताया गया है। दूसरा अनौपचारिक बताया गया, तीसरा संरचनाकृत बताया गया, यानी इसमें कोई मध्यस्थ वार्तालाप का प्रकार ऐसा नहीं है। ठीक है, औपचारिक वार्तालाप होता क्या है? जिसमें निश्चित नियम वगैरह निर्धारित होते हैं वो होते हैं। अनौपचारिक, इसमें कोई नियम वगैरह नहीं होते। और संरचनात्मक यानी कि निश्चित उद्देश्य नियोजन सहित होते हैं वो चीज़। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभिवृद्धि और विकास का संबंध कर्म से होता है।
प्रश्न को पूरा घुमा दिया। आपको ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा किताब, किसी भी किताब में ढूंढ लेना, वंदना जादौन वाली में ढूंढ लो, गरिमा रेवाड़ जी की है उनमें ढूंढ लो, फर्स्ट रैंक की जो आती है, धीर सिंह धाबाई वाली है वहाँ पे ढूंढ लो, आरबीएससी की है वहाँ पे ढूंढ लो। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। कहीं नहीं मिलेगा, प्रश्न पूरा घुमा दिया, और बस घूमे हुए प्रश्न ही एग्जाम में आएंगे, कहीं पर भी सीधा प्रश्न नहीं मिलेगा, मैंने प्रश्न को उठा के वहाँ से घुमाया है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न ही आने वाले हैं, ऐसे प्रश्न ही आपको आने चाहिए। लेकिन क्या है कि इन सारी बुकों में ये मैटर दे रखा है कि इन पे आधारित अभिवृद्धि भी दे रखी है, विकास भी दे रखा, उन वो चीज़ें क्या है वो चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, तो इनका संबंध कर्म से किससे होता है? कार्यात्मक और संरचनात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, उक्त में से कोई नहीं। देखो उक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब अभिवृद्धि सकारात्मक हो और विकास नकारात्मक, तो देखो विकास नकारात्मक हो सकता है और अभिवृद्धि सकारात्मक होती है। ठीक है, लेकिन विकास नकारात्मक होता है तो सकारात्मक भी होता है, तो इसलिए ये भी हटेगा, ये जरूर नहीं है केवल नकारात्मक हो। ठीक है, अब दो विकल्प बचे और ये दो ही कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे ये करेंगे कुछ बच्चे ये करेंगे, 50-50% मामला होगा। ऐसे प्रश्न मैं कन्फ्यूजन वाले बिल्कुल लाता हूँ कि करते ये हो होता वो है। ठीक है, यही प्रश्न बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो अभिवृत्ति होती है ना मित्रों, उसकी वृद्धि की तो क्या है संरचना होती है, और जो विकास होता है ना वो क्रिया रूप में दिखता है, यानी कि उसका कार्यात्मक होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे विकल्प एक तो गलत होगा और विकल्प दो क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। विकल्प दो प्रश्न संख्या 4 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। एक और शानदार प्रश्न लीजिए, प्रश्न संख्या 5 एक और खतरनाक प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ सीखी है उसके बाद परिणाम आया, ऐसी चीज़ कौन सी नहीं। तो देखो जब हमने सीखी है तो सीखने में देखो संकल्पना होती है, ये तो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम संकल्पना है। ठीक है, जब कुछ सीखेंगे तो देखो अभिवृत्ति होती है आपकी नज़रिया या दृष्टिकोण, नज़रिया या दृष्टिकोण होता है अभिवृत्ति। तो जब सीखेंगे तो बिल्कुल ये भी चेंज होगी, तो यह भी है इसका परिणाम है, और सीखेंगे तो ज्ञान भी विकसित होगा, तो ये भी है परिपक्वता। कुछ चीज़ सीखेंगे तो परिपक्वता आएगी, नहीं उल्टा है, पहले परिपक्वता आएगी तभी तो कुछ चीज़ सीखेंगे। तो आपके विकल्प 4 यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 दिख जाएगा। एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है, लेकिन माता पिता कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है। यह उदाहरण किसका है? देखो मित्रों, एक बालक की चाह है कि नवीन पुस्तक खरीदे, लेकिन माता पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति है तो पुस्तक दिलाने में वो असमर्थ है। ठीक है, तो फिर वो उस फटी पुरानी पुस्तक से संतोष अनुभव कर लेगा। ठीक है, और क्या करता है, शांत भी रह लेगा, प्रसन्न भी रह लेगा। तो ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ वो सीख नहीं रहा, अधिगम नहीं है यहाँ पे, ना ही वो मोटिवेट हुआ है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ सीधा सा उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 समायोजन, ये उत्तर सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, एक व्यक्ति कम शर्मिला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक। मित्रों थोड़ी तबीयत की वजह से क्या है कि आवाज़ कम आए तो आप एडजस्ट कर लेना। एक व्यक्ति कम शर्मिला हो सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति अधिक शर्मिला हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा जबकि दूसरा कम मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे एक तो शर्मिलापन चीज़ आई है, एक आई है मैत्रीपूर्ण व्यवहार। ये टाइपिंग की वजह से हो गया, बाकी शर्मिला इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, शर्मिलापन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है? ये दोनों चीज़ें किस में आती है? विशेषक उपागम, प्रारूप उपागम, अंतःक्रिया उपागम, या कोई नहीं? ये मित्रों जो व्यक्तित्व का टॉपिक है ना, वहाँ से प्रश्न आया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1, यानी कि विशेषक उपागम, या जिसको कहा जाता है मित्रों शील गुण उपागम। ठीक है, शील गुण या विशेषक उपागम से संबंधित है शर्मिलापन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल घुमाया हुआ प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि मैंने समझ के आधार पर मैं तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, जरूर नहीं कि इस प्रकार प्रश्न आए, घुमा हुआ तो आएगा। संवेग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? संवेग के संबंध में गलत कथन कौन सा है? संवेग एक जटिल प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है, संवेग जटिल है। आंगिक प्रतिक्रिया का परिणाम में सही है, जब संवेग आंतरिक रूप में उत्पन्न होता है तो बिल्कुल हम अंगों से भी प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो आंगिक प्रतिक्रियाओं का भी ये परिणाम है। इससे कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं, बिल्कुल व्यवहार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीनों सत्य, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ये मैंने घुमाया हुआ प्रश्न था,
इस प्रकार के प्रश्न एक आध प्रश्न आ सकते हैं। बाकी हालांकि ये है कि तीनों विशेषता है, ये नहीं है, ठीक है। आपके टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। निकट दृष्टि दोष को इंगित करने वाला शब्द है। जो निकट दृष्टि दोष है इसको इंगित करने वाला कौन सा शब्द है? परावर्तन, अपवर्तन, मायोपिया या हेप्रोपिया? तो आपको पता है परावर्तन अपवर्तन नहीं है। आपको बता दो मायोपिया या हेप्रोपिया, तो हेप्रोपिया भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाता है मायोपिया, यानी विकल्प 3 सही है मित्रों। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया इंगित करता है, उसको मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। विकल्प 3 सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे। ऐसे ऐसे प्रश्न भी है जो आपके लेवल से ऊपर के हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। किस योग्य बनाती है बताओ? देखिए, कहने का मतलब यह है कि मानसिक स्वास्थ्य के जो संप्रत्यय की, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान रखना, उसकी पूर्ण जानकारी एक शिक्षक के लिए क्या काम आती है? अन्य विषयों से, अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करेगा? नहीं। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण, देखो मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान रखेगा शिक्षक, तो विषय वस्तु स्पष्ट थोड़ी होगी इससे। और शिक्षण व्यूह भी मानसिक स्वास्थ्य काम नहीं आएगा। अन्य विद्यार्थी अंतःक्रिया भी नहीं करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में, विद्यार्थी अवांछित कर रहे हैं क्योंकि भाई अवांछित व्यवहार ही तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चीज है, तो उसमें गहन सूझ विकसित करने में विकल्प 2 यहाँ पे सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। शानदार प्रश्न है सारे के सारे, बिल्कुल ऐसा ही आपका रेट का पैटर्न है वो रहेगा और बिल्कुल ऐसा पेपर बनेगा। जालोटा का सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मैंने तो पूरा बता दिया। प्रश्न था कि जालोटा का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के आयु बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, और साथ में ये भी था कि मतलब वो किस टाइप का है, व्यक्तिगत है या सामूहिक। तो मैंने तो बता दिया कि वो सामूहिक है। तो घुमाया हुआ प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जालोटा का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है व्यक्तिगत सामूहिक उपयुक्त दोनों या कोई नहीं, तो वहाँ पे सामूहिक आएगा, ठीक है। तो जालोटा का, डॉक्टर जालोटा का सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? 8 से 12 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 12 से 16 या 15 से 18? तो 12 से 16 वर्ष के लिए जालोटा ने जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिया वो प्रयुक्त होता है, 12 से 16 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें में। किंडरगार्टन विधि का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण गुण है। किंडरगार्टन जो विधि है उसका मुख्य रूप से महत्वपूर्ण गुण क्या है मित्रों? निरीक्षण द्वारा सीखना, समीपता द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या खेल व करके सीखना? किंडरगार्टन विधि है, इसमें देखो निरीक्षण द्वारा सीखा जाता है, गलत। समीपता द्वारा, ये तो बिल्कुल नहीं। अंतर्दृष्टि भी नहीं है। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल महोदय ने दी थी। बाकी का इसमें जो ज्ञान है वो आपको पता ही है। इसमें क्या होता है? खेल व करके सीखना जाता है। तो विकल्प 4 या राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। लीजिए एक और शानदार प्रश्न, इसका उत्तर भी गलत करोगे पता है मुझे। स्वामित्व अधिगम आव्यूह के प्रतिपादक कौन है? स्वामित्व अधिगम आव्यूह, जब आप शिक्षण विधियां या नीतियां का टॉपिक पढ़ोगे उसमें है ये स्वामित्व अधिगम आव्यूह। इसमें होता क्या है कि विषय में, इसमें भी क्या है कि बालकों को एक समस्या दी जाती है ना, बालक उसका समाधान करते हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो एक तो विधि है ये बालक प्रधान है, बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित है मुख्य रूप से, ठीक है। यानी कि जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक विधि है। अब ये किसने दी तो बताओ? देखो पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने तो आपको बताऊं मैं, जो शैक्षिक पर्यटन आती है ना, शैक्षिक पर्यटन विधि, पर्यटन जिसे सरस्वती यात्रा भी कह सकते हैं। शैक्षिक यानी शिक्षा से सरस्वती नाम आ गया, पर्यटन यानी यात्रा, घुमाया हुआ प्रश्न, ठीक है। ये पेस्टोलॉजी ने दी। एपीएस केलर ने दी थी केलर योजना। ये केलर योजना क्या है भाई साहब? ये केलर योजना जो स्किनर का क्रिया प्रसूति है ना उससे संबंधित है, उद्दीपक अनुबंधन होता है इसमें। प्रोफेसर रेन है ना, इसने भी यहाँ शैक्षिक पर्यटन नाम लिखा है। प्रोफेसर रेन ने कौन सी दी? प्रोफेसर रेन ने दी थी, आपको बता दूं मैं, इसी का नाम फिर चेंज कर दिया। जैसे कि शैक्षिक पर्यटन है तो इसको मतलब कि जैसे पर्यटन विधि भी कहा गया, या फिर जैसे भ्रमण कर दिया, शैक्षिक भ्रमण, ये प्रोफेसर रेन ने दी, ठीक है। जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने ही स्वामित्व अधिगम आव्यूह दी थी। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प 1 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 बहुत शानदार प्रश्न, आगे आने वाले और भी देखते रहिए कंटिन्यू। और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए। हरलोक ने शेष अवस्था को खतरनाक या पीली काल क्यों कहा है? देखो पहली बात तो एक प्रश्न बना कि किस अवस्था को खतरनाक या पीली काल कहा गया, तो शेष अवस्था। या पूछ सकते हैं शेष अवस्था को खतरनाक या अपीली काल
किसने कहा? तो हरलोक ने। घुमा फिरा के 2-4 प्रश्न तैयार हो रहे ना। तो हरलोक ने शेष अवस्था खतरनाक अपीली काल कहा, क्यों कहा? क्योंकि इसमें बच्चे गैर सामाजिक होते हैं? नहीं। क्योंकि इसमें बच्चा खतरनाक खेल खेलता? नहीं, खतरनाक खेल खेलता भी नहीं है। क्योंकि इसमें बच्चा अपने कार्यों की स्वीकृति के लिए अपील करता? तो अपील से संबंधित अपील ऐसा नहीं है। इसमें अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसलिए उसको कहते हैं ये अपीली काल है, या कह सकते हैं खतरनाक काल है। विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर। ये तगड़ा प्रश्न है भाई साहब, दमदार। प्रश्न संख्या 15। बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में कितनी इंच की वृद्धि होती है? बाल्यावस्था में बालक की लंबाई में कितनी इंच की वृद्धि होती है? 5 से 7 इंच, 8 से 10, 2 से 3 या 10 से 12। ये प्रश्न कैसे पूछा गया तो मैं बताऊँ। ये पूछा गया स्टेप टू स्टेप, यानी कि हर एक वर्ष में, या ऐसे पूछा गया है कि कितने कितने वर्ष इंच वृद्धि होती है ना बाल्यावस्था में। जैसे 6 साल के में इतनी होती है, 7 साल के में फिर इतनी होती है, 8 साल में, यानी औसतन एक साल में कितने इंच की वृद्धि होती है, ऐसा पूछा गया। तो एक प्रतिवर्ष में लगभग 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यदि आपको अंतिम देख लेना, प्रेरित करती है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में आ रखा है, कौन सा असत्य कथन है, गलत। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक हो गई, ये भी ठीक है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान होती है? नहीं, ये गलत है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं, बल्कि सब में अलग अलग होगी, सब में भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। तो ये गलत है। जबकि चौथा सही है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, सही है। तो विकल्प 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 में। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। कुर्ट लेविन ने अपने तलरूप सिद्धांत में किसका उल्लेख नहीं किया है? कर्ट लेविन है, इन्होंने अपने तलरूप सिद्धांत में किसका उल्लेख नहीं किया? कर्ट लेविन, तलरूप सिद्धांत पता आपको, क्षेत्रीय सिद्धांत को बोलते हैं, उसमें किस शब्द का उल्लेख नहीं किया? जीवन दायरा का इन्होंने किया है, वेक्टर्स व कर्षण शक्ति बिल्कुल किया है, टोपोलॉजी का भी किया। इन्होंने भाई साहब शेपिंग का नहीं किया। तो शेपिंग का किसने किया था? शेपिंग का किया था पियाजे ने, जीन पियाजे ने शेपिंग का किया था, है ना। विकल्प 3 राइट आंसर है मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। एक और अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आरटीई की धारा याद जरूर करना। क्या कह रहा है ये प्रश्न? आरटीई की किस धारा में कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में और कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए? यानी कि आरटीई जो 2009 है, वहां से प्रश्न है। 1 से 5 तक 1 किलोमीटर स्कूल होना चाहिए और 6 से 8 तक 2 किलोमीटर दायरे में स्कूल होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था किस धारा में हो रखी है? 5, 6, 7, 4। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 6 में। धारा 6 में यह बताया गया है विद्यालय की व्यवस्था समझिए, ठीक है, कितने किलोमीटर में कौन सी। बात करूं धारा 4 की, तो धारा 4 में बताया गया है कि मतलब जैसे कोई बालक है ना, 1-2 साल स्कूल में उसने पढ़ी है, फिर छोड़ के फिर वापस आ रहा है 2 साल बाद, तो फिर उसे कौन सी कक्षा में बैठाया जाए? तो जितनी उसकी आयु होगी ना, उस अनुसार। यानी धारा 4 में ये बताया है कि आयु के अनुसार उसको कक्षा में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। आयु के अनुसार कक्षा में बिठाना पड़ेगा। और आयु के कैसे करेंगे फिर? 6 साल आयु करेंगे कि 6 वर्ष का पहले में होगा, उस हिसाब से, ठीक है। ये तो धारा 4 में बताया गया। धारा 6 में ये बताया गया, ठीक है। धारा 5 क्या मित्रों? धारा 5 है कि मतलब एक विद्यालय को छोड़कर बालक दूसरे विद्यालय में जा रहा है, तो फिर जो टीसी होती है ना, स्थानांतरण पत्र, वो उसको देना ज़रूरी होता है। ये धारा 5 है। और धारा 7 में क्या है? जो इसमें जो भी मतलब अनुदान लगता है इस अधिनियम को निभाने में, आरटीई को निभाने में, जो स्कूल का जो खर्चा आता है ना, उसका क्या योगदान है, केंद्र का कितना, राज्य सरकार का कितना, वो चीज़ धारा 7 में होती है। तो देखिए मैंने सारा बता दिया यहाँ पे। तो विकल्प 2 है, बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 18 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। गांधी जी का शांति व अहिंसा में विश्वास और हिटलर की आक्रामकता और कर्ण की दानशीलता आलपोर्ट के अनुसार कौन सी प्रवृत्ति है? गांधी जी शांति व अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिटलर की आक्रामकता है
और कर्ण दानशीलता में, ठीक है। तो आलपोर्ट के अनुसार ये किस प्रकार की प्रवृत्ति, केंद्रीय गौण कार्डिनल या आलपोर्ट ने 3 प्रकार की प्रवृत्ति बनाई बताई थी। यहाँ पे इसका उत्तर होगा कार्डिनल प्रवृत्ति, यानी विकल्प 3 यहाँ 19वें प्रश्न में सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, बाकी 3 गलत है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल यही कथन सही है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यहाँ पे ये सही है, विकल्प 1 सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता नहीं। शेषावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में फिर मंद होता है, किशोरावस्था में तीव्र होता है, फिर वापस मंद होता है, ऐसे चलती गति है ना, तो ये गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता नहीं, ये चलता है भाई साहब वर्तुलाकार में भी, एक सीधी रेखा में नहीं होता, लंबवत नहीं होकर वर्तुलाकार है, ठीक है। तो विकल्प 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है, उच्च बुद्धि का संकेत कौन सा, एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके बताना, समान गलतियों किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उस श्रेणी से प्राप्त अंक प्राप्त करना। तो 105 वाला उच्च बुद्धि का नहीं होगा, याद करके बता देगा नहीं, उच्च श्रेणी से प्राप्त अंक ये भी नहीं होगा, सीधे से उत्तर है विकल्प 3। समान गलतियों को, एक बार की गई गलतियाँ फिर उसके बाद उसको पृष्ठ पोषण मिल गया, यानी कि पुनर्बल मिल गया उसको, पुनर्बलन, उसका अवसर मिलने पर वो दोबारा गलतियों को नहीं करता है। तो प्रश्न संख्या 21 में विकल्प 3 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, राज्य स्तर पे पहुंचा है, कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्यचर्या उसका निर्माण कौन करती है। SCERT, बिल्कुल, ये कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। SCERT उदयपुर में है, एस यानी स्टेट, ठीक है। तो मतलब राज्य स्तर पर यही करती है SCERT, और अगर केंद्र स्तर पर पहुंचे तो वो करती है NCERT। अंतर क्या है, इस पे F लगा स्टेट राज्य, इस पे N या नेशनल केंद्र, ठीक है। बाकी NCET या NCTE नहीं करती है। तो विकल्प 1 सही उत्तर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। 23वां प्रश्न क्या कहता है 23वां प्रश्न कहता है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, कि बच्चे के विकास किस प्रकार हो रहा है, विकास को सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है। तो शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि देखो, विकास का सिद्धांत शिक्षक समझ रहा है तो आर्थिक पृष्ठभूमि यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर ये भी नहीं है। अब 2 विकल्प बच्चे, दोनों में से एक होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा है। तीसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए ये उचित स्थापित करने में, तो कुछ बच्चे इसको करेंगे 50%, तो कुछ करेंगे भाई ये लंबा है, लंबी लाइन लंबा उतरे, ठीक है, ये ट्रिक होती है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये प्रभावी, ठीक है, बढ़िया आएगी, प्रभावी रूप से संबोधित करने। तो इन दोनों में से बेटर उत्तर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 में विकल्प नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। ओ ये थोड़ा सा आगे चला गया है, तो दिख जाएगा, ठीक है। दिख रहा है वैसे, इसको जूम करूँ तो चौथा गायब हो जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ लीजिए पहले आराम से। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, भावनाओं, मनोभाव, संस्कृति, प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, और चौथा है लक्ष्य प्रयोजन। ये दिख गया आपको प्रश्न। अब इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए इसका क्या उत्तर होगा बताता हूँ। वे कौन से बाह्य कारक पूछा है, एक आंतरिक होंगे एक बाहर होंगे, जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। बहुत घुमाया प्रश्न, देखो प्रश्न तो इजी लग रहा है लेकिन उत्तर है ना इसका बहुत ही हार्ड होता है भाई, कैसे मैं बताऊँ। बाह्य कारक पूछा है तो देखो भावना व मनोभाव ये तो होते हैं आंतरिक कारक, हटाओ इसको। बालक का दृष्टिकोण, नजरिया, ये भी क्या होगा, ये भी आंतरिक होगा, इसको भी हटा दो। लक्ष्य प्रयोजन होगा संस्कृति प्रशिक्षण, आपको पता है बाहरी कारक संस्कृति प्रशिक्षण होगा, उसके अनुसार बालक कक्षा में रुचि लेने से रुक जाता है अगर नेगेटिव हो। तो प्रश्न 24 में विकल्प 2 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 है, वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी आकृति प्रदान करना गणित की शाखा है, ठीक है, इसके सिद्धांत और आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया था। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे, पियाजे, फ्राइड, लेविन या स्किनर। ये थे मित्रों कर्ट लेविन, विकल्प 3 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 26 पे। सुमेलित नहीं है,
प्रश्न कहाँ से आया, समायोजन तंत्र होते वहाँ से। सुमेलित कौन सा नहीं है। नींबू मीठे है, ये युक्तिकरण है, बिल्कुल सही है। ये तो सुमेलित है भाई, नींबू मीठे है, ये युक्ति दी गई है। घटना का सामान्यकरण बौद्धिकीकरण कहलाता है, बिल्कुल ये भी सही है। मन बनावे मुंह हिलावे, ये प्रतिक्रिया का निर्माण है, ये भी सही है। विकल्प 2 सही नहीं है। हवाई किले को तादाद में नहीं कहेंगे। तादाद में तो क्या हो जाएगा कि जैसे खुद के पहचान को भूलकर दूसरों की पहचान को अपनाना, ये क्या होता है मित्रों, ये होता है तादात्म्यकरण। ठीक है। फिर जो हवाई किले होते हैं ना, ये हवाई किले होते हैं जिसे कहेंगे डे ड्रीम्स, फैंटेसी, यानी कि कल्पना तरंग कह देंगे। दीवा सोपन कह सकते हैं, दीवा सोपन मनोविलास। ठीक है। तो विकल्प 2 राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 26 में। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। गलत कथन, काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता, बिल्कुल काम यानी जानते हो आप, काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। ये कम जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी शरीर व देह की। टोरेंस ने सृजनात्मकता का मापन किया था, बिल्कुल किया था। तो ये भी क्या है, मतलब ये भी सत्य कथन है, ये भी सत्य। टोरेंस ने सर्जना मापन किया था और उसके 4 तत्व बताई थी। मात्र तो प्रेम है, और आपको आज का यही प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है सर्जना मापन के वो 4 तत्व कौन से, मैंने पहले के वीडियो में बता रखे। मात्र तो प्रेम एक आंतरिक प्रेरणा, ये भी कथन सही है। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात होता है, गलत। उपलब्धि प्रेरक उपलब्धि तो कार्य करने से बाद मिलती है, तो अर्जित होती है, ये जन्मजात नहीं होती है। विकल्प 4 यहाँ राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 28 पे। निम्नलिखित में से चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है। चिंतन का टॉपिक तर्क कल्पना, ठीक है, एक ही लगभग। चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। चिंतन में प्रतिमा, प्रतीक, तर्कणा और समस्या समाधान शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये सही है। सवलीन चिंतन वास्तविक चिंतन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। सवलीन चिंतन वास्तविक चिंतन नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है, ये तो काल्पनिक चिंतन होता है। इसमें तो जो कल्पनाएं होती है, मतलब वही चीज़ कल्पना तरंग वाली हवाई के लिए बनाना, ये भी सही है। सत्य कथन कौन सा नहीं, असत्य कौन सा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल होती है, ये गलत है भाई। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं, भाषा हमेशा शामिल नहीं होती है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, विकल्प 3। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 29 पे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ भी कंफ्यूजन करोगे आप। प्रश्न तो देखो इजी लग रहा है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों की त्रुटियां निकालना नहीं, ये तो त्रुटियों को पता करना निदान हो जाएगा। छात्रों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगले कक्षा में प्रोन्नत किया जाए। शिक्षा में सीखने में होने वाले कमियों का निदान उपचार करना। मूल्यांकन क्या कहलाता है, उसका मुख्य उद्देश्य। तो छात्रों की केवल उपलब्धि मापना, ये भी नहीं होगा। अब 2 विकल्प बचे, फिर और कन्फ्यूजन होंगे। देखो कुछ बच्चे होंगे वो इसको लगाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक, इसको तो कोई नहीं लगाएगा। कुछ बच्चे होंगे बिल्कुल 5-10% इसको चूज करेंगे, उपलब्धि को मापना, हाँ यार सही। अब आपने पढ़ा भी होगा, मूल्यांकन में निर्णय लिया जाता है, लेकिन अगली कक्षा में प्रोन्नत करे या नहीं करे, तो ऐसा कोई निर्णय इसमें नहीं लिया जाता है। सीखने वाले कलियों का निदान और उपचार किया जाता है। निदानिक और उपचारात्मक, ये दोनों मूल्यांकन में आते हैं, इसलिए विकल्प 4 सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 30 में। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के तो सारे ही क्षेत्र है वैसे। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर आ जाए तो ये सारे विषय वस्तु, अधिगमकर्ता, प्रक्रिया, परिस्थिति, लेकिन पूछा लिंडग्रेन ने, तो लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व बताए 3 तत्व कह सकते हैं, या नाभि के केंद्रीय क्षेत्र कह सकते हैं ना, कौन सा नहीं है ये पूछा है। 3 तत्व बताए इन्होंने अधिगमकर्ता बताया यानी सीखने वाला, प्रक्रिया भी बताई और परिस्थिति बताई। अधिगम विषय वस्तु या इन्होंने नहीं बताई। यहाँ पे आ गया अधिगम अनुभव, तो वो भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये 3 इन्होंने बताए हैं, ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे विकल्प 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सीडीपी एंड साइकोलॉजी बाल विकास और मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और पिछला जो प्रश्न था टोरेंस ने सृजनात्मकता के जो मापन के जो 4 तत्व होता है, वो भी कमेंट में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।